आदाब हैदराबाद। आदाब नाजरीन, दूरदर्शन यादगिरी चैनल के खुसूसी प्रोग्राम आदाब हैदराबाद के तहत एक मुलाकात में आप सभी का हम इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, मौसीकी एक ऐसी ज़ुबान है जो हर एक को मसरूर कर देती है। हर साहिब समझ, हर इंसान जो समझता है, सोचता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे फ़नकार से हम करवाने जा रहे हैं जिन्होंने मौसीकी के उफ़क़ पर मुख्तलिफ़ साज़ों को बजाकर अपना परफॉर्मेंस देकर बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स और नाज़रीन का दिल जीता है। उनका नाम है यासीन खान साहब। आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत खैर मक़दम किया जाता है इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दूरदर्शन नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे मदऊ किया। केवी जानी साहब, आपका भी शुक्रिया। जी जी जी, मैं बहुत ममनून मशकूर हूँ। चंद पुरानी यादें आपकी खिदमत में पेश करूँगा। यासीन खान साहब जी, आपके जो कैरियर की शुरुआत हुई वो किस तरह हमारे नाज़रीन को बताइए। चूँकि हमारा ख़ानदान म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखता है, हमारे दादा, नाना, परदादा, परनाना, वालिद साहब मोहम्मद सादिक खान साहब जी जी, बेहतरीन शहनाई प्लेयर और म्यूज़िशन थे। उन्होंने बचपन से मुझे तरबियत दी। फिर उसके बाद कुछ और आगे बढ़े, क्योंकि ये तो खून में शामिल था हमारे। अच्छा, संगीत रच बस गया था। तो हमारे वालिद साहब ने सोचा कि इसको क्यों ना किसी उस्ताद के पास सिखाने के लिए भेजा जाए। लिहाजा उन्होंने मुझे उस्ताद अहमद ख़ान साहब से तरबियत लेने के लिए, हारमोनियम और क्लारनेट की तरबियत लेने के लिए जी, उनके पास भेजा। हाँ, और ये सिलसिला यूँ ही चलता रहा। मैं हारमोनियम भी प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मैं बचपन से संगीत खुद ब खुद मेरे जहन में थी। और फिल्मी गाने सुन सुन के रेडियो से, उस वक्त की बात बता रहा हूँ मैं, जी, 1967-8 के टाइम की। हाँ, रेडियो से सुन सुन के हम गाने याद कर लिया करते थे, बल्कि खुद ब खुद याद हो जाते थे। हाँ, सुर ताल से तो वक्फियत थी ही, लिहाजा सुन के हम याद करते थे। और बचपन में मुझे स्कूल में गवाया भी जाता था। अच्छा, स्कूल के तराने, कौमी गीत वगैरह। अच्छा, तो ये शौक़ बचपन से रहा। ओके। वैसे यासीन खान साहब, हम जो देखते हैं, जो ख़ानदानी मीरास में मिला हुआ फ़न, जी, उसको यानी आप प्रैक्टिस या फिर यूँ कहिए कि रियाज, अगर रियाज ना करें तो क्या ये फ़न बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, या फिर आप बग़ैर प्रैक्टिस के, क्योंकि आपने बताया कि बाय ब्लड आपके खून में ये फ़न शामिल है, तो क्या चैलेंजेस होते हैं एक मिरासी फ़न को आगे ले जाने के लिए? फ़न तो मिरासी है, सुर ताल तो हमारे नस नस में बसी हुई है, लेकिन संगीत सीखने के लिए, राग रागनियों पर उबूर हासिल करने के लिए उस्ताद के पास जाना ज़रूरी है। और इसकी प्रैक्टिस, रोज़मर्रा का रियाज बेहद ज़रूरी है। अच्छा, बिना इसके आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, कुछ जानकारी हासिल नहीं कर सकता। तो मैं चाहता हूं कि शुरुआत आपने इंटरव्यू में बहुत सारी आप बातें बताएंगे, बहुत सारे असातिज़ा का ज़िक्र करेंगे, बहुत सारे गुरुओं का ज़िक्र करेंगे। तो सबसे पहले हमारे नाज़रीन के लिए कोई गीत जो रबाब पर आप, क्योंकि आप रबाब के भी माहिर हैं, वायलिन बहुत अच्छा बजाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि शुरुआत करें। सबसे पहले तो हमारा ख़ानदानी पठानी गीत, पश्तो गीत जी, आपकी खिदमत में पेश करूँगा रबाब के ऊपर। जी, नंद ब्याह पुरमुख जुल्फ सायवान यशेदई, दाद टिक दिख दस्तूर तावान यशेदई।
वाह यासीन खान साहब, बहुत ही ज़बरदस्त आपने रबाब का मुजाहरा पेश किया। बहुत शुक्रिया। और वैसे और भी बहुत सारे रबाब हो या वायलिन हो, उस पर हम गीत ज़रूर सुनेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये वैसे आपने शुरुआत की थी हारमोनियम से, क्लैरिनेट से, उसके बाद वायलिन बजाने का ख्याल कैसे और कब आया, वो हमें बताइए। हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्ग जब अफ़गानिस्तान से इंडिया आए जी, तो बॉम्बे में आए। बॉम्बे में आने के बाद उनको राज कपूर ने सुना जी, और अपनी फ़िल्म जिस देश में गंगा बहती है में उनका इंट्रोडक्शन करवाया, उनसे रिकॉर्डिंग भी करवाई और फिल्म शूट भी करवाया। अच्छा, वहाँ से फिल्म इंडस्ट्री में हमारे ख़ानदान का दाखिला हुआ। अच्छा, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि वायलिन की जो शुरुआत की आपने, वायलिन किस से सीखा और कैसे, वो बताइए। 2 साल तक क्लारनेट और हारमोनियम बजा लेने के बाद मेरे वालिद साहब को ये समझ में आया कि इसको कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट सीखा जाए जो खूब चले, मसलन वायलिन। अच्छा, वायलिन के लिए हैदराबाद बशीर बाग के उस्ताद श्री राम मंजलू साहब को बताया गया कि मैं वायलिन सीखना चाहता हूँ। अच्छा, तो उन्होंने मुझे वायलिन सिखाना शुरू किया। अच्छा, वो बहुत प्यारे गुरु थे। हाँ, उन्होंने राग रागनी और वेस्टर्न म्यूज़िक मुझे सिखाया। अच्छा, तकरीबन 2 साल तक मैंने उनसे सबक लिया। अच्छा, वायलिन का सबक लिया आपने। उसके बाद मुझे आर्केस्ट्रा में बजाने के लिए ताकि प्रैक्टिस हो मुझे, हाँ, हैदराबाद फिल्म टैलेंट्स गिल्ड में मुझे ले जाकर उनसे मिलाया गया और वहाँ मैंने 2 साल ऑर्केस्ट्रा में वायलिन बजाया। अच्छा, उस ज़माने के पुराने तेलुगु गीत भी होते थे, ज़्यादातर तेलुगु ही होते थे। अच्छा, और तेलुगु म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ, कई म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ, M.M. कीरवानी, हाँ, P.B. श्रीनिवास, मास्टर वेणु साहब और कई म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ मैंने काम किया। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ आपने ज़िक्र किया वायलिन का, और जब तेलुगु का ज़िक्र आता है तो कोई तेलुगु का पॉपुलर नंबर हमारे ऑडियंस के लिए ज़रूर पेश करें। ज़रूर। श्री घंटासाला जी और पी सुशीला ने गाया है जी, N.T. रामाराव और जमुना जी के लिए जी, जी, पेश कर रहा हूँ। वाह क्या बात है। वैसे हिंदी गीतों के साथ साथ आप तेलुगु गीत भी बहुत ही उम्दगी से प्ले करते हैं। शुरुआत में मेरी शुरुआत जो हुई तेलुगु म्यूज़िक से ही हुई। अच्छा, उस टाइम पे यहाँ पर हिंदी में ऑर्केस्ट्रा ज़्यादा नहीं चलता था। अच्छा, गज़ल प्रोग्राम होते थे सिर्फ, अच्छा, तो ऑर्केस्ट्रा पर तेलुगु गाने पेश किए जाते थे। अच्छा, फिर यहाँ से 2 साल करने के बाद अच्छा, मेरे वालिद साहब ने कहा फिल्म इंडस्ट्री में बजाओ तुम, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, यहाँ आप क्या है, कुछ भी चांस नहीं है। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है। तो बॉम्बे मुझे ले जाया गया। अच्छा, वहाँ पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी है ना, तो प्यारेलाल के पिताजी श्री राम प्रसाद शर्मा जी के उनके पास ले जाया गया। हाँ,
उनका गंडा बन के शागिर्द हुआ। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे वेस्टर्न म्यूज़िक और वायलिन सिखाया। अच्छा। इन्हें उसके बाद प्यारेलाल के पिताश्री जी आपके हाँ। गुरु रहे हैं? पहले गुरु बॉम्बे के। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे प्यारेलाल जी के पास भेजा अच्छा। ताकि कुछ कमी हो तो वो पूरी कर दी जाए। तो प्यारेलाल जी ने मुझे वो कैसा पकड़ना है, किस स्टाइल में पकड़ना है, वो सब सिखाया। अच्छा। फिर अपने साथ इंडस्ट्री में भी रखा। अच्छा यासीन खान साहब, अभी आपने लक्ष्मी प्यारे का जिक्र किया, तो मैं चाहता हूं कि उनका बहुत ज़्यादा पॉपुलर नंबर है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। मेरा भी फेवरेट है। जी जी क्योंकि मेरे गुरुजी का है गाना। जी। पेश करता हूँ। जी। वाह क्या बात है यासिन भाई, आपने तो कमाल कर दिखाया वायलिन पर। तो वैसे आप बॉम्बे इंडस्ट्री से जुड़ गए, लेकिन वो क्या बात रही कि फिर से आप हैदराबाद लौट आए? काम तो बहुत चला, काफ़ी स्ट्रगल किया मैंने, और कई म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ मैंने बजाया। अच्छा। जैसे खयाम साहब, कमाल मखदूम साहब, रवि साहब, सोनी कौमी, आर.डी. बर्मन, पप्पी लहरी, राजेश रोशन, और साथ में गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर जी, मन्ना डे, मुकेश, किशोर कुमार, तलत महमूद, ऐसे कई फनकारों के साथ, जितने भी नामवर आर्टिस्ट हैं सबके साथ मैंने संगत की। ये मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे उनके साथ चांस मिला। अच्छा, कहीं कहीं आपको ये नहीं लगता कि भाई आपने इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ काम भी किया, उनके साथ परफॉर्म भी किया, तो कहीं आपको अफसोस नहीं रहता कि भाई अगर काश मैं बॉम्बे इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ होता तो शायद आज एक बहुत बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर होता,
या ऐसी कुछ चीज़ें आपके जहन में आती होगी? मुझे तो काफ़ी शौक़ था, लेकिन वहाँ पर एक मजबूरी थी, मेरा ठिकाना नहीं था। मैं अपने रिश्तेदारों के पास रहता था। हमारे चाचा जनाब मिस्कीन खान साहब के घर में रहता था, उन्हीं के पास खाना पीना रहना था। लेकिन कब तक? अच्छा। एक हद होती है। तकरीबन 10-15 साल तो उनके पास रहा, उनको भी अपने खाने के अखराजात वगैरह दे देता था। लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त गुजारने के बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा जाके आते हैं हैदराबाद। अच्छा। फिर मैंने हैदराबाद रिटर्न हुआ। यहाँ आने के बाद मेरा काम अच्छा ज़ोरों शोर से चलने लगा। अच्छा। यानी बॉम्बे से भी ज़्यादा यहाँ मसरूफियत हो गई मेरी। हाँ। तो फिर मैंने बम्बई को खैराबाद कह दिया। अच्छा। अब तब से यही रहने लगा। अरे वाह वाह, चलिए अच्छी बात है। हमारे लिए भी आपका ये जो वायलिन है लोगों तक पहुँचे, हैदराबाद के जितने ऑडियंस है वो भी आपके इस वायलिन से काफ़ी महसूस होते होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि फिल्म मोहब्बतें का वो गीत ज़रूर सुनाएं जब शाहरुख खान प्ले करते हैं तो अमिताभ बच्चन दौड़े दौड़े आते हैं। काफ़ी मांग है इस गाने की। हाँ। मुझे भी बहुत पसंद है जी। मोहब्बतें हमको हमें से चुरा लो। क्या बात है, शुक्रिया। क्या बात है। एक समा बांध दिया आपने मोहब्बतें का ये गीत हमारे ऑडियंस के लिए पेश करके। ज़र्रा नवाजी। जी जी। अच्छा यासीन खान साहब, हम जो देखते हैं आजकल बहुत सारे इवेंट्स में सोलो परफॉर्मेंस या फिर इंस्ट्रूमेंटल का रिवाज आम होता जा रहा है, इसका रीज़न क्या है? चूँकि पहले वक्तों में ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था या गज़ल प्रोग्राम होते थे जी, तो ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में इतना शोरगुल होता था, इतना धूम धड़ाका होता था, ड्रम्स वगैरह वो ये रखते हुए, तो उससे ऑडियंस को बहुत तकलीफ़ पहुंचती थी। अच्छा। शादी के प्रोग्रामों में लोग दूर दूर से आते थे और अपने अजीज़ों से मिलने के लिए कुछ बातचीत करना चाहते थे। वो आवाज़ में उनके समझ में नहीं आता था। अच्छा। कि ये इतनी आवाज़ में कैसा बात करे, क्या है। हाँ। वॉल्यूम कम करवा दिया जाता था या बंद करवा दिया जाता था। अच्छा। तो जब मैंने इंस्ट्रूमेंटल शुरू किया तो लोगों ने पसंद किया कि एक तो ये सॉफ्ट म्यूज़िक बजता है और आपस में सब बातचीत भी कर सकते हैं और उनकी फरमाइशें भी पूरी होती हैं।
तब से इंस्ट्रूमेंटल की मांग हो गई। अच्छा। और मैंने वायलिन इंस्ट्रूमेंटल पुराने नए नगमे वायलिन पर पेश करने लगा। तो ये सारा क्रेडिट आप ही को जाता है जो अल्हम्दुलिल्लाह। आपने शुरुआत की। जी जी। जी। वैसे हम जहाँ तक सुर का कमाल देखते हैं, सुर के गीत में भी इस वायलिन का इस्तेमाल किया गया है बहुत अच्छे ढंग से, और वाकई कंपोज़र ने ख़ास तौर पर इस वायलिन को इस्तेमाल किया है। तो हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे नाजरीन के लिए वो गीत आप भी ज़रूर सुनाएं। MM कीरवानी का जी जी संगीत जी दिया हुआ है। तो वैसे आपसे बहुत सारी बातें भी करेंगे हम, और आपके साथ जो हमारे नाजरीन सुनना चाहेंगे। तो नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। आदाब हैदराबाद। अब वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं। बहुत ही खूबसूरत हमारे साथ मेहमान बैठे हुए हैं जो मुख्तलिफ साज़ों पर अपना कमाल दिखाकर सभी शायकीन का दिल जीतते हैं। और ब्रेक से पहले आपने अपने कैरियर की इब्तदाई दौर की बातें बताई, और वैसे इंस्ट्रूमेंटल का जहाँ तक आपने ज़िक्र किया, जो सोलो परफॉर्मेंस होता है इसके लिए कितने चैलेंजेस होते हैं यासिन खान साहब, हमें बताइए। क्योंकि सोलो जो परफॉर्म करते हैं आप मुसलसिल 3 घंटे एक इवेंट में बजाते हैं, तो बहुत सारी चुनौतियाँ होंगी, बहुत सारे मुश्किलात आते होंगे। सोलो परफॉर्मेंस के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले तो गाना हमें ज़बानी याद होना चाहिए। अच्छा। और म्यूज़िक भी याद रखना चाहिए जी। हम ट्रैक प्ले करते हैं, ट्रैक के ऊपर सॉन्ग पार्ट जो है वो मैं वायलिन पे बजाता हूँ। हाँ। और ट्रैक पर जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक चलता है। अच्छा। इसके लिए काफ़ी रियाज की ज़रूरत है और इसको बायहार्ट करने की ज़रूरत है। बस ये समझिए कि गाना वायलिन सिंगिंग कर रहा है, अच्छा, गाना गा रहा है, जी जी, तो इसके जितने बोल होते हैं वो वायलिन में निकालना पड़ता है। अच्छा, तो उसके लिए तो गाना समझना पड़ता है और सीखना पड़ता है। सही बात है ये बात। पहले ज़माने में तो हम रेडियो से गाने सुनते थे, वो बायहार्ट हो जाते थे। सही बात। फिर वो डिस्क मिलने लगे, डिस्क से प्रैक्टिस करने लगे। उसके बाद हम वायलिन हाथ में लेके पब्लिक में परफॉर्मेंस के लिए जाते थे। यासिन खान साहब, हमें ये बताइए कि ये जो आप रबाब है, ये अफ़गानिस्तान का साज़ है और आप यहाँ ने साउथ इंडिया के इकलौते फ़नकार है जो रबाब बजाते हैं। हम जो देखते हैं कि इसका भी इस्तेमाल कम होता जा रहा है, क्योंकि फ़िल्म ज़ंजीर जहाँ हम जिक्र करेंगे, या फिर ऐ मेरी ज़ोहरा जबी, इसमें भी रबाब का इस्तेमाल हुआ है। अभी फ़िल्मों में इसका बहुत चलन ख़त्म होता जा रहा है, इसकी वजह क्या है? रबाब तो आपको इलेक्ट्रॉनिक में नहीं मिलेगा। ये ओरिजिनल टोन जो है, सितार, रबाब, शहनाई
ओरिजिनल आपको इलेक्ट्रॉनिक में नहीं मिलेगा। अच्छा। अगर मिले भी तो वो ओरिजिनल जैसा बजाते हैं वैसा नहीं मिलेगा। मुझे कल्याण जी आनंद जी के साथ फिल्म जंजीर, धर्मात्मा और कई फिल्मों में बजाने का मौका मिला। अच्छा। यारी है ईमान मेरा, अच्छा। धर्मात्मा के कई गाने और भी कई गाने जिसमें मुझे रबाब का चांस मिला। अच्छा। ओरिजिनल टोन, ये टोन इलेक्ट्रॉनिक में नहीं आएगा, आपको अच्छा। गिटार का मिल जाएगा, अच्छा। लेकिन रबाब, शहनाई वगैरह का नहीं मिलेगा। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि भाई जब रबाब का जिक्र हो रहा है तो ऐ मेरी ज़ोहरा जबी ज़रूर सुनाएं हमारे नाजरीन के लिए। ज़रूर, इंशाअल्लाह। वाह वाह, क्या बात है यासीन खां साहब। शुक्रिया। रबाब का बनाना, इस पर धुन बजाना, मौजूदा दौर में इसका क्या रुझान है, ये बताइए। क्योंकि इसका टोन सबसे अलग है। अच्छा। आपको इलेक्ट्रॉनिक में नहीं मिल सकता, इसलिए ख़ास तौर से इसके गाने कंपोज किए जाते हैं। अच्छा। जैसा मुस्लिम माशरा हो या जी। कोई मोहब्बत के सीन हो, अच्छा। उसमें इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यानी मोहब्बत भरा साज है ये। जी हाँ। अच्छा। वैसे मुख्तलिफ फिल्मों में पहले इसका बहुत ज़्यादा चलन था। पहले बहुत चलन था इसका, अब काफ़ी कम हो गया है। अच्छा। क्योंकि पब्लिक जो है वेस्टर्न सॉन्ग्स पसंद कर रही है। अच्छा। आजकल का नौजवान तबका पूरे धा ढो ढिम ये गाने पसंद कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मेलोडी सॉन्ग्स पसंद करते हैं, अच्छा। उनमें वायलिन सोलो और रबाब सोलो बहुत काफ़ी पसंद किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोहब्बत भरे साज है वही साज आपने सीखा जी जी, और लोगों तक इसको पहुंचा भी रहे हैं। ये मेरी खुश नसीबी है। तो मैं चाहता हूं कि वो बहुत ही मशहूर गीत ऐ मेरे प्यारे वतन, वो रबाब पर ज़रूर पेश करें हमारे सभी नाजरीन के लिए। जी जी, ज़रूर।
वाह वाह, क्या बात है यासीन खां साहब। अभी हमें ये बताइए कि आप मुख्तलिफ साज़ बजाते हैं, जिस तरह वायलिन बजाते हैं, जिस तरह आप रबाब बजाते हैं, क्लैनेट बजाते हैं, कीबोर्ड प्ले करते हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किल इंस्ट्रूमेंट कौन सा लगता है आपको? साज तो कोई भी मुश्किल मतलब आसान नहीं है, हर एक के लिए मेहनत है। इसके लिए अलग मेहनत, रबाब के लिए अलग मेहनत, क्लारनेट के लिए अलग। संगीत में तो सिर्फ सा रे गा होता है, हम उसको रे गा सा, गा सा रे, गा रे सा, मुख्तलिफ अंदाज में प्रैक्टिस करना पड़ता है अलंकार की। अच्छा, जितने राग रागनों पर उबूर होगा उतना आप, इसके लिए अलग मेहनत, उसके लिए अलग मेहनत है, लेकिन मेहनत तो लाजमी शर्त है। अच्छा, वरना कोई साज आप नहीं सीख सकेंगे। हम उस ज़माने में 8-8 घंटे 10-10 घंटे प्रैक्टिस किया करते थे। अच्छा, खाने पीने का होश नहीं, बल्कि जुनून है, जुनून लगा हुआ था कि हम ये सीखना, किसी भी तरह सीखना है और अपने वालिदैन की ख्वाहिश को पूरा करना है। क्या बात है। अच्छा, लेकिन यासीन खां साहब, अभी आपने ज़िक्र किया प्रैक्टिस का या रियाज का। कोई भी इंस्ट्रूमेंट बग़ैर रियाज के अधूरा माना जाता है, नामुमकिन। तो आप ये सारे साज सीखने के लिए कितना वक्त दिया होगा, उसके बाद फिर ये फ़न आपका निखर आया, वो हमें बताइए। मैंने बताया ना आपको, इसके लिए एक एक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के लिए 3-3 4-4 घंटे की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, हर एक के लिए अपना अलग अलग वक्त निकालना पड़ता है। अच्छा, तो कभी मैं रबाब लेके बढ़ जाता था, कभी वायलिन लेके, कभी क्लारनेट, तमाम इंस्ट्रूमेंट्स पे उबूर हासिल हुआ। अच्छा, लेकिन अभी भी मैं आपको बहुत कम समझता हूँ कि अभी मुझे और भी रियाज करना है। सही बात है। आप जितना सीखते जाइए, एक समंदर की मानंद है। समंदर है ये। जी जी। लेकिन आजकल हम जो देखते हैं कि भाई, जैसा वायलिन एक साथ गानों में 100 वायलिन बजते थे, या फिर कोरस एक साथ, उस ज़माने के जो म्यूज़िक डायरेक्टर से बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते थे, बहुत ज़्यादा इसका चलन था, इस्तेमाल था। लेकिन हम आज जो देखते हैं, वायलिन हो या कोई भी ख़ास जो या रबाब है, उसका इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। इसकी वजह क्या है? क्या ऐसे आर्टिस्ट कम होते जा रहे हैं, या फिर इन साज़ों को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? इसकी वजह क्या है, आप क्या समझते हैं? इसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रिक मीडिया बढ़ गया है, तमाम इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रिक हो गए हैं, और कीबोर्ड में तमाम गानों को फीड कर दिया जाता है जी। उसमें ज़्यादा ऑर्केस्ट्रा की ज़रूरत नहीं पड़ती जी। अगर आपको कोई रिकॉर्डिंग में 20 वायलिन चाहिए तो आप 5 वायलिन बुला लीजिए, 5 वायलिन प्ले करेंगे, उसके बाद उसको रिपीट किया जाएगा, फिर 5 वायलिन फ्लैट प्ले करेंगे, 5 से 10 हो गए, फिर वो 10 को 20, 20 को 40, जितना चाहे कर ले सकते हैं। अच्छा। ये फैसिलिटी हो गई है। हाँ। और ऑर्केस्ट्रा में फ्लूट, सितार, सारंगी, ये सब चीज़ें आजकल यूज़ नहीं हो रही। अच्छा। सब इलेक्ट्रॉनिक शुरू हो गया, यहाँ तक के सितार, फ्लूट भी आपको कीबोर्ड में मिल जाएगा जी। 50 वायलिन का इफेक्ट भी मिल जाएगा। अच्छा। नहीं, अगर ऐसा अगर हो जाए तो ये जो आर्टिस्ट है धीरे 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 ख़त्म होते जाएंगे। ख़त्म होते जा रहे हैं, और अपने बच्चों को लोग सिखा रहे भी नहीं। हाँ। उसकी वजह है कि उनको काम नहीं मिलेगा। अगर शौकिया अगर सीखना चाहते हैं तो अलग बात है। अच्छा। लेकिन प्रोफेशन के हिसाब से अगर इसको सीखेंगे तो आप काम नहीं मिलेगा। सही बात है। सिर्फ शौकिया बजा सकते हैं। बिल्कुल। वैसे फिल्म खुदा गवाह में भी एक टाइटल सॉन्ग है जिसमें रबाब का कमाल, स्पेशली बहुत ज़्यादा रबाब का इस्तेमाल है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे सभी नाजरीन इससे महसूस हो, आपके रबाब में वो चीज़ ज़रूर सुनाएं जो फिल्म खुदा गवाह से है।
वैसे यासीन खान साहब, नई फिल्मों का जहां हम जिक्र करते हैं तो रबाब का इस्तेमाल बहुत कम ही हुआ है, लेकिन फिल्म फना का वो गीत जो नाजरीन को भी याद होगा, मैं चाहता हूं कि वो आप रबाब प्ले करें, अपने फ़न का मुजाहरा पेश करें। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, फिल्म फना का गीत। जी ज़रूर। ने जिक्र किया तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल। वैसे नाजरीन ने भी आपके इस फ़न को कबूल किया है, लेकिन हम बात थोड़ा सा चुपती हुई आपसे करना चाहेंगे, वो ये कि अभी धीरे धीरे ये फ़न ख़त्म होता जा रहा है। इस फ़न को आगे बढ़ाने के लिए, नौजवानों को इस तरफ राग़िब करने के लिए क्या किया जा सकता है, वो हमें बताइए। किसी भी फ़न को सीखने के लिए उससे मोहब्बत होना चाहिए और उसके लिए वक्त निकालना पड़ता है। ये कोई टाइप राइटर नहीं है कि 1 घंटा बैठे हो गया। अच्छा। इसको बाज़ाब्ता टाइम निकाल के मेहनत करना है और उस्ताद से सबक लेना है। अच्छा। अगर मेरे पास आएंगे तो मैं ज़रूर उनको वेलकम करूँगा, क्योंकि ये सांस आज तो नहीं है, लेकिन अगले वक्तों में फिर दोबारा आएंगे ये। अच्छा। जब लोगों को इलेक्ट्रॉनिक से बेजारगी हो जाएगी तो फिर ये पसंद करने लगेंगे। तो सबसे मेरी गुजारिश है कि अच्छी तरह से मेहनत करके ही इस फील्ड में आए। इसमें बहुत मेहनत है। नहीं, आपने इससे क़ब्ल यानी दौरान गुफ्तगू ये बताया कि ये सीखने के बावजूद भी काम नहीं मिल रहा है, तो फिर नौजवान इस तरफ क्यों राग़िब होंगे, ये हमें बताइए। ये अपना शौक़ है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप मतलब एज ए हॉबी रखें। हॉबी रखें, इसको प्रोफेशनल नहीं प्रोफेशनल माँ बनाएं। अच्छा। क्योंकि प्रोफेशनल में जाएंगे तो लाजमी है काम नहीं मिलेगा। तो अपनी एक दिली ख्वाहिश है तो वो सीख सकते हैं। लेकिन यासीन खान साहब, जिस तरह रबाब है, वायलिन है, फ्लूट है या फिर गिटार है, ये बजाने के बजाय आसानियाँ लोग ढूंढ रहे हैं, नौजवान भी। तो कीबोर्ड एक साथ वो प्ले करेगा, ख़त्म। तो कीबोर्ड प्लेयर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस फील्ड में, क्योंकि उसमें पूरे इंस्ट्रूमेंट आते हैं ना। जी जी। इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें गिटार, सितार, फ्लूट सब आ जाते हैं। जी। तो ये अलग अलग क्यों सीखेंगे? सही बात है। अगर उसकी तरफ ध्यान है उनका, वो सीखने की ख्वाहिश रखते हैं, वो अलग बात है। वैसे यासीन खान साहब,
हम जो देखते हैं राज कपूर की वो सुपरहिट फिल्म, सुपरहिट तो नहीं रही लेकिन गाने सुपरहिट रहे, मेरा नाम जोकर, जिसमें एक तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर गीत है जाने कहाँ गए वो दिन, उसमें भी वायलिन का इस्तेमाल है, और जीना यहाँ मरना यहाँ। तो मैं चाहता हूँ कि जीना यहाँ मरना यहाँ वो गीत वायलिन पर ज़रूर पेश करें। ज़रूर। बहरहाल आप आए, इतना वक्त दिया, इतनी कीमती बातें बताई, तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका, ख़ास तौर से के बी जानी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और दूरदर्शन का, नाज़रीन का बहुत तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ जिन्होंने मुझे सुना। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। आदाब हैदराबाद।